नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज, रामनगर, नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन के अंतर्गत अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का। अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि किसी संगठन या प्रबंध में किसी कार्मिक को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अभिप्रेरणा से ही कार्मिक अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। मानव की मानसिक प्रवृत्ति है जिससे कार्य करने की इच्छा व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे कार्य को और बेहतर तरीके से वह करता है और यह उसके किसी भी मनुष्य के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। रेंसिस लिकर्ट के अनुसार अभिप्रेरण प्रबंध का हृदय है। मतलब कोई मैनेजमेंट है या कोई संगठन है तो उसमें ज़्यादा अगर कार्य क्षमता बढ़ानी है तो अभिप्रेरण एक बहुत बड़े कारक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको हृदय कहा गया है। क्योंकि जैसे पूरे शरीर में एक हृदय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जब वो चलता है तभी मनुष्य जीवित रहता है, तो उसी तरीके से प्रबंध में भी अभिप्रेरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मोटिवेशन अंग्रेजी के मोटिवेट से बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा के मोवियर से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य गतिशील होना है। अर्थात मनुष्य को उनके कार्यों के प्रति अधिक गतिशील क्रियाशील बनाना ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन का आधुनिक रूप मैस्लो ने दिया। परंपरागत विचारधारा में अभिप्रेरणा के 3 सिद्धांत हैं। पहला तो है भय या दंड के द्वारा। जैसे आप देखते हैं कि आपके माता पिता आपसे किसी को कोई कार्य करने के लिए कहते हैं, तो आपसे कहते हैं कि आप ये काम कर दो या अच्छे मार्क्स ला दो तो आपको गिफ्ट में ये दिया जाएगा। या फिर किसी के घर में इस तरीके से भी डराया जाता है कि अगर तुम 60% नहीं लाए, फर्स्ट डिवीजन नहीं लाए, तो तुम्हें घर आके मार पड़ेगी या तुम घर वापस मत आना। तो इस तरीके से जो पहला जो ये सिद्धांत है वह भय या दंड का है। दूसरा है पुरस्कार के द्वारा। पुरस्कार मतलब आपको प्राइज दिया जाता है, तो इसमें आपसे कहा जाता है, जैसे बहुत सारे घरों में बच्चे से कहा जाता है कि आप टॉप कीजिए क्लास में तो आपको साइकिल दी जाएगी। तो उसी तरीके से कार्मिकों से भी कहा जाता है कि जो अच्छे कार्य करेंगे, जैसे प्रबंध में या जो निजी प्रशासन है उसमें इस तरीके के कार्य देखने को मिलते हैं कि जो वर्कर अच्छा कार्य करते हैं उन्हें अवार्ड और उसके साथ उनको एक्स्ट्रा जो मुद्रा है या धन उपहार के स्वरूप दिया जाता है। जो तीसरा है कैरेट व स्टिक सिद्धांत, तो इसमें कभी भय और कभी पुरस्कार, तो दोनों तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरण के जो प्रकार हैं उसको हम 4 तरीके से देखते हैं। पहला तो है सकारात्मक अभिप्रेरण। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव अभिप्रेरण दिया जाता है या पॉजिटिव रूप से आपको इनकरेज किया जाता है कि आप ऐसा कीजिए या आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा या आपको वेतन में लाभ मिलेगा। दूसरा है नकारात्मक अभिप्रेरण। किसी भी प्रबंध या संगठन में कहा जाता है कि आप इस तरीके का कार्य करिए, अगर नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी या आपके वेतन में कटौती की जाएगी। और जैसे कि बच्चों से भी कहा जाता है कि आप अच्छी पढ़ाई कीजिए वरना आप फेल हो सकते हो, तो ये नकारात्मक अभिप्रेरण कहलाता है। तीसरा है मौद्रिक अभिप्रेरण। तो इसमें अगर कार्मिकों की बात की जाए तो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाता है, बोनस दिया जाता है। या अगर समाज में किया कि हम बात करते हैं तो कभी आपने ऐड देखे होंगे जिसमें किसी अपराधी का अगर आप पता बताते हैं या उसको आप जानते हैं या कोई जानकारी पुलिस को देते हैं, तो उसमें जैसे कभी होता है कि 50,000 का इनाम दिया जाएगा या 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह का अभिप्रेरण मौद्रिक है या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट हम इसमें ले सकते हैं। जो चौथा है वो है अमौद्रिक अभिप्रेरण। इसमें मुद्रा तो नहीं दी जाती, कुछ उपहार नहीं दिया जाता, लेकिन वर्बली आपसे कहा जाता है कि आप ऐसा कार्य कीजिए और भविष्य में इसके परिणाम अच्छे होंगे। जैसे कि बच्चों से कहा जाता है कि आप मेहनत कीजिए और भविष्य में आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें यह सकारात्मक अभिप्रेरण भी इस अमौद्रिक अभिप्रेरण में आ सकता है। अगला हम देखते हैं अभिप्रेरण के विभिन्न सिद्धांत। पहला है उर्विक की जेट थ्योरी। कार्मिक को मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। जैसे कोई भी कार्मिक है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया, सही है। सैलरी में इंक्रीमेंट के साथ साथ जो उसकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं वो भी अगर उनमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके कार्य पर उसका प्रभाव पड़ता है और वह अभिप्रेरित होता है। एलन मियो का अभिप्रेरण सिद्धांत। हॉर्थन प्रयोग से इन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि मौद्रिक प्रोत्साहन से तो कार्मिक अभिप्रेरित होता ही है। अगर आपके बोनस मिल रहा है या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे अपने कार्य के लिए। साथ ही गैर मौद्रिक या सामाजिक संतुष्टि भी अभिप्रेरित करती है। आप देखते हैं कि आपकी परिवार की स्थिति सही है या परिवार में आपने जो चाहा वो प्राप्त हो चुका है या फिर परिवार जो समाज है उसमें आपकी स्थिति अच्छी है, तो यह भी आपकी अभिप्रेरणा का कार्य करता है। अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत है। प्रशासनिक व्यवहार में
अभिप्रेरणा की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से मैस्लो ने इसका उल्लेख किया है। यह एक मनोवैज्ञानिक थे। इनके लेख और डायनामिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो कि 1943 में छपा, अभिप्रेरण के आवश्यकता सोपान सिद्धांत का इन्होंने विवरण दिया। इनकी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 में छपी और मैस्लो ने संगठन में मनुष्य के व्यवहार को उसकी आवश्यकताओं से संबंधित किया। मतलब एक जो प्राथमिक आवश्यकता, उसके दूसरी आवश्यकता, फिर तीसरी, और जब पहली आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता की ओर मनुष्य जाता है। इस तरीके से इन्होंने विवरण किया है। तो सबसे निचले स्तर पर हम देखते हैं शारीरिक आवश्यकता, जिसमें जीने के लिए या भोजन है, रोटी है, फिर उसके बाद तन ढकने के लिए कपड़ा, और उसके बाद मकान और उसका परिवार जब वो विवाह करता है, तो यह उसकी शारीरिक आवश्यकता में आता है। दूसरा है सुरक्षात्मक आवश्यकता। तो इसमें नौकरी की सुरक्षा है, जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा है। जैसे आप एक तो पहले नौकरी की कोशिश करते हैं, फिर वो नौकरी अगर आपकी टेम्परेरी है तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क बने रहता है कि ये नौकरी मेरे हाथ से जा सकती है, कल को मैं असुरक्षित हो सकता हूँ। तो अगर आपके यहाँ परमानेंट नौकरी है तो इससे भी आप ज़्यादा संतुष्ट होते हैं और अपने कार्य को ज़्यादा अच्छे से करते हैं और संगठन को इससे लाभ होता है। या फिर बच्चों को अभिभावकों से जो सुरक्षा होती है। तीसरा है सामाजिक आवश्यकता। तो सामाजिक आवश्यकता में आप देखते हैं कि जो कार्मिक प्यार, स्नेह, सुख, दुख और अनौपचारिक समूह बनाते हैं, बहुत सारे जो सोशल समूह जो होते हैं उनसे, एनजीओ से जुड़े रहते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, वे ज़्यादा खुशनुमा तरीके से संगठन में कार्य करते हैं। तो यह इसकी सामाजिक आवश्यकता है। जब यह आवश्यकताएं पूरी होती है तो अगला जो स्टेप है वो सम्मान व महत्वाकांक्षा की पूर्ति। तो इसके लिए वो विभिन्न उपलब्धियों की प्राप्ति करता है। जैसे कार्मिकों को क्या होता है, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है उन्हें मेडल दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, कुछ रैंकिंग दी जाती है, या सम्मानपूर्वक कार्य, या उन्हें सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाता है। वो मौद्रिक रूप में भी हो सकता है या मेडल के रूप में भी हो सकता है। जो अंतिम और सबसे उच्च स्तर का है वो है आत्म विश्लेषणात्मक आवश्यकता। यह सर्वोच्च आवश्यकता है। प्रथम चार जब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो इंसान फिर अपनी आत्म प्रत्यक्षकरण करता है कि क्या वह जिस स्थान पर पहुंचा है वास्तव में वो इसके योग्य था। अगर वो उसके अंदर उससे भी ज़्यादा योग्यता है तो वह उसके लिए फिर प्रयास करने लगता है। आवश्यकता निम्न तल से उच्च तल की ओर जाती है। प्रथम स्थान पर स्थित आवश्यकता सबसे निम्न तल की है और इसे पूरा करना जरूरी है। इसके बिना इंसान कुछ और कार्य सोच ही नहीं सकता, रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा। लेकिन सबसे निम्न तल की आवश्यकता को पूरा करना सबसे अनिवार्य है। तब वह दूसरे तल की ओर जाता है और एक सोपान को छोड़कर अगले सोपान पर नहीं जा सकता। ये इस उदाहरण को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अगर किसी बिल्डिंग में चढ़ना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी के सीधे ऊपरी सीढ़ी में अगर आप कूद लगाएं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो उसी तरीके से इनके जो आवश्यकता सोपान है उसको भी देखा जाता है। तो इस ट्रायंगल के द्वारा हम, पिरामिड के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे जो नीचे है वो है शारीरिक आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान। और दूसरा है सुरक्षात्मक, और चाहे रोजगार की सुरक्षा हो या परिवार की सुरक्षा हो। तीसरा है सामाजिक आवश्यकता, जिसमें सुख, दुख और समाज में दूसरे लोगों की मदद करना और समाज में अपना एक अच्छा स्थान बनाना। चौथा है सम्मान, स्वाभिमान, मान, ऊंचे पद पर पहुंच। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मान सम्मान होता है, या कोई भी सलाह लेने के बाद उनके पास जाते हैं और उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं। तो इस पद पर हर मनुष्य पहुंचना चाहता है। और जो सबसे ऊपरी है तल या ऊपरी सोपान है वो है आत्म विकास। इस श्रेणी पर पहुंच के जो आपके अंदर योग्यता है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य की ओर आप अंतिम चरण में जाते हैं। अगला है हर्ज वर्ग का द्विघटक सिद्धांत। इनके अनुसार संगठन में कार्मिक के कार्यों को प्रभावित करने वाले दो तत्व हैं। पहला तो है कार्य, इसमें उपलब्धि, मान्यता, पदोन्नति, स्वयं कार्य और विकास की संभावनाएं आती है। इन्हें 5 संतोषक की इन्होंने संज्ञा दी। अगर ये मनुष्य या कार्मिक को प्राप्त हो जाए तो अभिप्रेरणा मिलती है। जैसे अपने कार्य करते करते उसको उपलब्धि मिली, कुछ मान्यताएं समाज में उसकी हो, उसको पदोन्नति भी मिल रही है, तो उसके जो कार्य है उसका स्वयं का कार्य और उसका विकास हो रहा है, तो 5 संतोषक की संज्ञा इनको दी। दूसरा कार्य का वातावरण, जिस स्थान पर कार्य किया जाता है वहाँ का वातावरण। इसमें शामिल है वेतन, प्रबंध की नीतियाँ, पर्यवेक्षण का तरीका, कार्य की दशाएं और वैयक्तिक संबंध। इसे हर्जबर्ग ने 5 असंतोषक कहा। मतलब इसे स्वस्थ व आरोग्य घटक ये कहते हैं। इनकी उपस्थिति से अभिप्रेरणा तो नहीं मिलती, लेकिन अनुपस्थिति से असंतोष उत्पन्न होता है। मतलब
अगर ये जो वेतन है उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है, प्रबंध की नीतियाँ अगर कार्मिकों के अनुकूल नहीं होंगी और पर्यवेक्षण का तरीका अगर उनके अनुकूल नहीं होगा, उनको असंतुष्ट कर रहा है, और कार्य की दशाएं और जो उनका एटमॉस्फेयर है और जो कार्मिकों के बीच संबंध है वह संतोषजनक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो प्रबंध और संगठन है उनकी कार्य क्षमता में इसका प्रभाव वो अवश्य पड़ेगा। कार्मिक का ध्यान कार्य के बजाय वातावरण में चले जाएगा और हमेशा अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति ये असंतुष्ट रहेगा। अब है औशी का जेट थ्योरी। यह जापानी प्रबंध विचारधारा भी कहलाती है। 1981 में 8 वर्षों के शोध के उपरांत यह सिद्धांत दिया, जो कि पुस्तक जेट थ्योरी में इन्होंने दिया। इन्होंने जापानी प्रबंध की सफलता का राज कार्मिकों की संगठन में सन्निहितता, इन्वॉल्वमेंट को दिया, और ITSI टर्म का इन्होंने प्रयोग किया। आई का मतलब इन्वॉल्वमेंट अर्थात सन्निहितता, टी का मतलब ट्रस्ट अर्थात विश्वास, एस का मतलब सब्लिमिटी अर्थात मर्मज्ञता, और आई का मतलब इंटीमेसी घनिष्ठता। उपरोक्त तीनों तत्वों में सन्निहितता में वृद्धि करने के लिए मर्मज्ञता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा के जो विभिन्न सिद्धांत अनेक विचारकों ने दिए हैं, तो इनमें इसका लाभ क्या है, अभिप्रेरणा की बात क्यों कही जाती है और इसका संगठन या प्रबंध में क्या लाभ है, उनके कार्य क्षेत्र में क्या लाभ है। पहला जो है, संगठन को इसका सबसे बड़ा फायदा होता है क्योंकि कार्मिक जो है वो अपनी कार्य क्षमता में विकास करते हैं और अधिक से अधिक कार्य करने के लिए मोटिवेट होते हैं, अधिक उत्साह के साथ कार्य करते हैं, और जो भी चाहे जो आपको निजी प्रशासन है या लोक प्रशासन है, दोनों जगह इसका प्रभाव देखने को मिलता है। न केवल कार्मिकों के लिए, सभी के लिए अभिप्रेरण का महत्व है, चाहे वो कार्मिक हों, गृहणियाँ हों, या कोई पुरुष हों, या किसान हों, सभी के लिए। अगर किसानों की फसल अच्छी हो रही है तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा, अगर उसकी फसल नष्ट हो जा रही है तो वो क्या हतोत्साहित हो जाता है, चाहे विद्यार्थी हो, हर किसी के लिए अभिप्रेरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरण कार्यस्थल में भी एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी संगठन में कार्मिकों के अच्छे कार्य के लिए जहां प्रशिक्षण की बात की जाती है, वहीं अभिप्रेरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा भी कार्मिकों से उनकी योग्यता अनुसार या उनकी योग्यता से भी अधिक कार्य लिया जा सकता है। अभिप्रेरण के सभी सिद्धांतों का मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और इसके द्वारा संगठन का विकास आसानी से हो सकता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।